हमेशा सहाफ़ियों के लिए और प्रेस क्लब के लिए और जितनी भी जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं उनके लिए हमेशा एक पॉजिटिव किरदार रहा है। और आज़ादी सहाफ़त पे जितना लिबरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है उतना मैं नहीं समझता कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में रही हो। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी तहरीकें चलती हैं या कभी भी जर्नलिज्म पे कोई कदर लगाई जाती है तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन कदरन की मुखालफत की है। जो पाबंदियाँ सहाफ़त पे सहाफ़ियों पर लगती हैं उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। और माजी में भी जितना भी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर रहा, पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी जर्नलिस्ट को या किसी मीडिया के इदारे को कभी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। आज भी हमारी पॉलिसी, जो हमारी लीडरशिप की पॉलिसी है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसी है, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी है और जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो मीडिया फ्रेंडली है। माजी में भी जो भी काम यहाँ पे हुए हैं जर्नलिस्ट के लिए, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। यहाँ पे एक हमने कंप्यूटर सेंटर बनाया था, मुझे पता नहीं कभी वो बोर्ड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, वो भी मेरे ही उतार दिया बोर्ड वो। अच्छा, वो बोर्ड भी वो लग जाएगा नया बोर्ड, वो भी मेरे दौर में ही लगा और पीपल्स पार्टी के कहने पे हुआ। सहाफ़ियों के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हॉक्स बे में सहाफ़ियों के लिए प्लॉट्स दिए, वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। फिर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में और हमारी मिनिस्ट्री के दौर में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जर्नलिस्ट को प्लॉट्स दिए गए, ताकि हम चाहते हैं कि ये कोई एहसान मैं नहीं जता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि सहाफ़ियों के साथ जो मसाइल हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसमें किस तरह जी उनकी मदद की जा सकती है, उनके माली मसाइल में उनकी क्या हेल्प की जा सकती है। और मुख्तलिफ इशूज़ पे, चाहे कभी खुदा न खास्ता कोई बीमारियाँ हों, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सहाफ़ियों के लिए एक ख़ास फ़ंड कायम किया गया था कि एक इंडोमेंट फ़ंड उनके लिए कायम किया जाए, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि परमानेंटली उनकी जो है वो दाद रसाई होनी चाहिए। आज भी मुझे प्रेस क्लब की बॉडी ने एक डिमांड रखी है और मैं इस रोस्ट्रम पे इस प्रेस क्लब में इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि 700 सहाफ़ियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्लॉट्स दे ताकि वो अपने एक रिहाइश रख सकें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरे कम अल्फाजों में मेरी अगर मैं कोशिश लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो समझें कि इंशाल्लाह ताला वो चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, तमाम गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं तो गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे भी वो आइडेंटिफाई होती है तो आपके 700 सहाफ़ियों के लिए वो प्लॉट्स फौरी तौर पर मिल जाएंगे। वो जो भी प्रेस क्लब के आपके मेम्बरान हैं, और आपको भी कहूँगा आप लोग भी आपस में इत्तेहाद कर लें। बहुत सारी तंजीम आपने बना दी हैं तो एक ही अम्ब्रेला में सारे आ जाए, बेहतर है, क्योंकि आप लोगों का इस मुआशरे में बड़ा किरदार रहा है। जमहूरियत के लिए जो भी किरदार जर्नलिस्ट का रहा है, मीडिया हाउसेस का रहा है, न्यूज़पेपर्स का रहा है, जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए और इज़हार आज़ादी के लिए कोशिश की है। तो वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानियाँ इस मुल्क में जी। और ये कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ये अगर ये आपकी मदद करती है तो ये आपका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि इस मुआशरे में जो आपका किरदार रहा है वो हमेशा काबिल तहसीन रहा है और हमेशा उसको हमने अप्रिशिएट किया है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, अगर एक दो सवाल हो आप दोस्तों के तो वो
शुक्रिया अकरम भाई। बिल्कुल, मीसाक जमहूरियत इस मुल्क में एक तारीखी एग्रीमेंट था जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था। मैं समझता हूँ कि उस पर बीच में ज़रूर पॉलिटिकल पार्टी के दो लोगों में भी गलत फहमियाँ होती हैं, तो उस पर बड़ा काम हुआ और फिर गलत फहमियाँ भी पैदा हुई। और अभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो खुसूसी तौर पर लंदन में गए थे, तो उनका फोकस वही मीसाक जमहूरियत था। और मीसाक जमहूरियत किसी इंडिविजुअल शख्स के लिए नहीं है, ये किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं। मीसाक जमहूरियत इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, मीसाक जमहूरियत इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। मीसाक जमहूरियत में का असल अक्सर ये था कि जी आपने सियासत में मुखालफतें भले आप करें लेकिन दुश्मनियाँ ना हों। अनफॉर्चुनेटली आज जो मुल्क में हो रहा है वो मुखालफत नहीं, दुश्मनियों की तरफ लेके जा रहे हैं लोग। ख़ासतौर पर जो PTI का सियासी तर्ज अमल है वो इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, इस तरफ अनार की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि खुदा न खासा क्लैशेस हों, तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। बाकी दूसरी बात का सवाल था जो महंगाई, बिल्कुल मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कहता हूँ कि अगर हमेशा तारीख़ में लोग लिखते हैं, जब लिखा जाएगा तो इमरान खान का शुमार जो है वो मुल्क के क्या दुनिया के नाअहल तरीन शख्सों में होगा। जो इकॉनमी को जिस तरह उसने जिस तर्ज पे छोड़ा है, जो उस इकॉनमी का मुआशी बदहाली पे उसने इस मुल्क को जिस जगह पे लेकर आया है, बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है तो उसको बेहतर किया जाए। लेकिन उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद में शामिल हैं या ऐसी भी जो पार्टी जो कि पार्लियामेंट में नहीं है, उन सब के रवाबत आपस में इसी चीज़ में कि पहले हमें मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है, मुल्क को मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करना है। जी चाहे आप वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी बने हैं। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से इक़्तिदार में है, तो नासिर शाह के दौर में कराची जो मेगा सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हम छोटे बड़े देहात का जिक्र नहीं करेंगे लेकिन कराची का जिक्र करेंगे। 2008 से लेकर अब 2022 तक कुछ भी नहीं मिला। कराची के लोग जो है इस वक्त तरसते हैं, सस्ती ट्रांसपोर्ट का तो तस्वुर यहाँ पर नहीं है। इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? कोई रोड मैप, कोई आज कोई बड़ा ऐलान कराची प्रेस क्लब से कर दे जो आवाम को रिलीफ मिले आपके ऐलान से। देखिए जी, आपने बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन किया है। ट्रांसपोर्ट पे ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने काम किया, प्रोजेक्ट्स शुरू किए, ज़रूर कुछ वजह से इल्तबा का शिकार हुए और हमें एहसास है कराची के लोगों को जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल है या जो उनको ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन नासिर शाह साहब ने भी इस पर काम किया, अवेज़ शाह साहब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन अब उसको थोड़ा और तेज़ करने की ज़रूरत भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब ने और CM सिंध साहब ने सख्ती से हिदायत की है। और मेरे ख्याल से कि ये वो कहते हैं कि उनको उनकी तरफ से हिदायत नहीं कि उनको टॉप प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि कराची को ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। और इसीलिए आज हम जिस प्रोजेक्ट पे गए भी थे वहाँ पे भी हमने कल मैंने मीटिंग की, उनसे ब्रीफिंग ली, उनको मैंने टारगेट दिया कि 1 महीने के अंदर मुझे ऑरेंज लाइन जो कि अब्दुल सत्तार दीदी साहब के नाम पर मुंसलिक हो गई है वो कंप्लीशन में चाहिए। आज हम पूरा विजिट किया, 2-2.5 घंटे वहीं पे थे और वहाँ पे हम सख्ती से उन लोगों को, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने उनको कहा है, मैंने कहा कि अब आप घर नहीं जाएंगे, 1 महीना आप यहाँ रहेंगे, अपने बिस्तरे मंगाएं, आप लोग अपने रिहाइश यहाँ रखेंगे, अपने कपड़े मंगवाएं। जो कंसल्टेंट थे उनको हिदायतें दिए कि सब ने वहाँ रहना है। और मैंने कहा कि मैं भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा वहाँ पर्सनली फिज़िकली जाऊँगा। सेक्रेटरी की, MD की ड्यूटी लगाइए कि आप लोग एवरी डे वहाँ जाएँ ताकि इसको हम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकें। और पूरी कोशिश है हमारी, उनको जो टारगेट दिया है उसमें 1-2 दिन ऊपर होनी चाहिए, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वो भी ना हो। आपका शुक्रिया, प्रेस क्लब में आप हमारे मेहमान हैं। सवाल ये है कि जो ATM मशीन थी इमरान खान की, उन्होंने पहले तो पैसे निकालती थी, अब बोलना शुरू कर दिया, उनको ज़बान मिल गई है। अलीम खान ने कल जो है वज़ीर आज़म जो कि साबिक थे उनको चैलेंज दिया है कि मेरे बारे में आप झूठ बोलना बंद करें वरना वो सच बोलना शुरू कर देंगे। और उन्होंने चैलेंज भी दिया है उसे मनाजरे का। आप समझ रहे हैं कि जो ATMs थी क्या उन्हें ज़बान मिल गई? देखिए जी, ATM की ज़बान का मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इमरान खान बज़ाते ख़ुद एक एहसान फरामोश शख्स है। इसी अलीम खान ने तो ये भी कल कहा कि जी मेरे घर पे जलसों के आगे पैसे मांगता था इमरान खान, अगर डिनाई करता तो डिनाई कर ले।
इस तरह जहांगीर तरीन का जो जहाज़ इस्तेमाल हुआ इसकी पूरी हुकूमत बनाने में, उसके साथ इसने क्या किया वो भी पता है। और तीसरा ये किसी और जगह से भी इसकी बड़ी सपोर्ट थी, वहाँ से भी जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करा, तो वो कहते हैं हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और इमरान खान के लिए भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो प्रॉपर तरीके से एक एहसान फरामोश शख्स है, और अल्लाह ताला जिसने भी इमरान खान पर एहसान किया है उनको इमरान खान के शर से महफूज करें। दुआ करें आप लोग भी, आमीन। भाई उसके पास है, भाई साहब, भाई उसके पास है। देखिए जी, देखिए जी, आपने फवाद चौधरी के बयान का जिक्र किया और राजपाल साहब ने जिक्र किया सिंध के हिस्से का पानी। जो क्लियर एक चीज़ है, हम यही कहते हैं कि 91 के अकॉर्ड पे बिल्कुल मनोवन अमल किया जाए, और उसके लिए हमने अपील भी की है। और ना सिर्फ अपील की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फेडरल गवर्नमेंट से बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से उनके राब्ते हैं। हमने कहा कि जो भी पानी सिंध के शेयर है वो उसको मिले। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ कि वो कहते हैं, इरसा कहती है कि जी हमारा 46% वाटर शॉर्टेज है। मतलब अगर आपकी 46% शॉर्टेज है पानी की टोटल, तो उस शॉर्टेज को हटा के बाकी पानी को आप उसी फॉर्मूला के तहत दें। लेकिन अफसोस के साथ ये है कि जो सिंध के हिस्से का पानी है, अब सिंध को इस वक्त 46% शॉर्टेज, 48% आज उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि पानी की शॉर्टेज है, जो एक्चुअल शेयर होना चाहिए। अब जो पंजाब में भी 46 होना चाहिए था, वहाँ पे 32% वाटर शॉर्टेज है। तो ये तफरका नहीं होना चाहिए। और ये हम कहते हैं कि जी पंजाब की हर फसल आबाद हो, KPK की हर फसल आबाद हो, बलूचिस्तान की हर फसल आबाद हो, और सिंध की हर फसल आबाद हो। क्योंकि ये एक और बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसको हमें बड़ा सीरियसली इसको देखने की ज़रूरत है। आपकी ज़राअत इस पर डिपेंड करती है, आपके किसान, आपके ज़मींदार, आपके काश्तकार सब इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा मुतालबा है और उस पर हम हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया है, और आप देखेंगे जो हमारे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक से वहाँ पे हमें पहले से ज़्यादा अच्छी रिजल्ट मिली है। और पीपल्स पार्टी को शोकेस करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखेंगे आज भी आपका जो कैडेट कॉलेज है नवाब शाह में, गर्ल्स कैडेट कॉलेज, पूरे पाकिस्तान का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज था। हमारे पास आज भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे रोड रास्ते को जो सड़कें हमारी बनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सिंध में जो पिछले खासा 6-7 साल में जो काम हुआ है सड़कों का, ये एक बेहतरीन काम हुआ है। और हर सेक्टर पे पीपल्स पार्टी ने काम किया है। कराची में भी काम किया, मुख्तलिफ जगहों पे भी काम किया है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो है थोड़ा इल्तवा का शिकार हुए, उसको भी ठीक कर रहे हैं CM साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई खुदा न खासा शर्मिंदा सरों के साथ नहीं जाना इलेक्शनों में। और हम यही हमारे फोकस है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हों कामयाब हों। और अवाम, हम चूँकि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कभी भी इक़्तिदार में बैकडोर से नहीं आई है। जब भी इक़्तिदार में आई है अवाम के वोटों के साथ आई है। कुछ जमातें और हैं जो बैकडोर से इक़्तिदार में आती हैं, तो हमारे लिए बैकडोर ना, हमें उस बैकडोर से गुजरना है और ना हमें इस तरह के इक़्तिदार में आना है। तो इंशाअल्लाह ताला परफॉर्मेंस की बेस पे जाएंगे, मेहनत की बेस पे जाएंगे, लोगों को हमारा काम भी नजर आएगा, हमारी नीयत नजर आएगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। आप सिर्फ ठट्टा की बात ना करें प्लीज़, पूरे सिंध में सुदशर यही चल रहा है। और ये हमने एहतजाज हर वक्त वफाकी हुकूमत के सामने रिकॉर्ड कराया है। और इस पर मेरी एक ज़ाती पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की हुई है, वो भी इसकी डेट नहीं लगी, क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक, मैं आपसे तफसीली बात करूँगा। इस मौजू पर मुझे बात करनी है। आपने मुझे अच्छा पॉइंट ये याद दिलाया है कि लोड शेडिंग जो
देही इलाकों में वो 16-16 घंटे की है। पूछें कि हर ज़िले की सेम पोजीशन है। वहाँ तो मिनटों के हिसाब से बिजली आती है, मिनटों के हिसाब से बिजली जाती है और लोग ज़हनी अजियत का शिकार हैं। तो उस पर एक कलेक्टिव पनिशमेंट हैस्को देता है या सबको देता है। कलेक्टिव पनिशमेंट का लॉ में कहीं तस्करा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली का बिल पे कर रहे हो और मैं नहीं कर रहा, आपके मेरे घर साथ साथ है, तो अगर मैं नहीं कर रहा और आप कर रहे हो तो आपकी बिजली क्यों काटी जाए? मेरी बिजली काटी जाए जो डिफ़ॉल्टर है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनके पास अपने लोग नहीं है, इनके पास वो लाइनमैन वाला वो नेटवर्क इतना गैर फाल है कि इंडिविजुअल जो भी डिफ़ॉल्टर है आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। ये कहते क्या है? ये बोलते हैं जी ये एक गांव है, इसमें 100 घर है, इसमें 10 लोगों ने जो है बिल नहीं पे किए हुए, ये डिफ़ॉल्टर ने तो पूरे इलाके के ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। मैं ऐसे भी इलाके बताता हूँ जहाँ पे 6-6 महीनों तक ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कलेक्टिव पनिशमेंट की इजाज़त नहीं देता। तो इस पर इसीलिए मैं सिंध हाई कोर्ट में गया हूँ और मेरे को 1 साल पहले मैंने पिटीशन दाखिल की है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोर्ट से कोई इस तरह का हमें स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाए कि वो इदारे अपनी बेहतर करें, कारकर्दगी को बेहतर करें, वो अपने लाइनमैन भर्ती करें कि जहाँ पे जो डिफ़ॉल्टर है उसको नुकसान होना चाहिए। एक डिफ़ॉल्टर का नुकसान आप पूरे कम्युनिटी को नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच।